नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 18 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चीन में आयोजित मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब भारत की किस महिला ने जीता है? तो ये जीता है अनुराधा गर्ग ने। ये ऑप्शन इसका सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो अनुराधा गर्ग ये हैं गुरुग्राम हरियाणा की, और इन्होंने मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है और इसका आयोजन हुआ था चीन में। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसमें केवल मैरिड महिलाएं हिस्सा ले सकती है। सौंदर्य के साथ इसमें ब्रेन बुद्धिमत्ता को भी शामिल किया जाता है और प्रतिभागियों को मानसिक क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा दिखाने का इसमें मौका मिलता है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी 1990 में। राष्ट्रीय स्तर पर गर्ग की अनुराधा गर्ग के बारे में जान लेते हैं तो इनकी सफलता क्या है। तो अनुराधा गर्ग ने चीन में प्रतिनिधित्व करने से पहले मिसेज इंडिया ग्लोब 2024 का खिताब जीता था। ये खिताब उन्होंने मिसेज इंडिया इंक सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले में जीता था और इसका आयोजन हुआ था राजस्थानी रिसोर्ट एंड स्पा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के फॉल्स बे क्षेत्र में ग्रेट व्हाइट शार्क के विलुप्त होने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो ये कहाँ की बात है? दक्षिण अफ्रीका। बी ऑप्शन सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के फॉल्स बे में ग्रेट व्हाइट शार्क के लुप्त होने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन देखा गया है और यह अध्ययन मियामी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2 दशकों के अध्ययन पर यह आधारित है। ग्रेट व्हाइट शार्क एक लार्ज मैकेरल शार्क की प्रजाति है और ये कार्कोरोडोन वंश एवं लैमिनिडे कुल से संबंधित है। इस वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति है। IUCN रेड लिस्ट में इसे संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो रेड लिस्ट में इसे रखा गया है। ग्रेट व्हाइट शार्क एक शीर्ष शिकारी है और संकेतक प्रजाति इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में पारिस्थितिकी संतुलन दर्शाती है। इसके लुप्त होने का कारण क्या है? तो लुप्त होने का कारण है अनियंत्रित शिकार और प्रोटेक्टिव नेट्स का अंधाधुंध प्रयोग, आर्का वॉल द्वारा बढ़ते हमले और इसके अभाव में केप फर सील और सेवन-गिल शार्क की संख्या बढ़ी है, जिससे खाद्य श्रृंखला में अन्य मछलियों की कमी आई है। ये स्थिति कास्केडिंग इफेक्ट उत्पन्न करती है। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब होता है पारिस्थितिकी में श्रृंखलाबद्ध असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक महामारी संधि वर्ल्ड पेंडेमिक ट्रीटी का प्रस्ताव किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 19 मई 2025 को प्रस्तुत किया जाएगा? तो जो वर्ल्ड पेंडेमिक ट्रीटी है तो इसे 19 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों द्वारा तैयार किया गया वैश्विक महामारी संधि वर्ल्ड पेंडेमिक ट्रीटी का प्रस्ताव 19 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये संधि महामारियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए वैश्विक स्तर पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगी। संधि को अंतिम रूप अंतर सरकारी वार्ता निकाय INB इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग बॉडी ने दिया और इसकी स्थापना दिसंबर 2021 में की गई थी। तो INB की स्थापना हुई थी 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है? महामारियों की समय रहते पहचान करना, सूचना व संसाधनों का समान वितरण, देशों के बीच सहयोग व एकजुटता और स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ और लचीला बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है तो इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025
तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के बारे में। तो जारी करता है टाटा ट्रस्ट और नागरिक संगठनों व डाटा साझेदारों के सहयोग से टाटा ट्रस्ट इसे जारी करता है। 2025 में इसका ये चौथा संस्करण है, फोर्थ एडिशन है। प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्र क्या है इसके? तो पुलिस, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और विधिक सहायता लीगल एड। तो ये इसके प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्र है जिसके अध्ययन करके इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है? पहला है महिलाओं की भागीदारी में गिरावट आई है। तो देश के 20.3 लाख पुलिस कर्मियों में वरिष्ठ पदों पर 1000 से भी कम महिलाएं हैं। कोई भी राज्य महिला आरक्षण पूर्णतः लागू नहीं कर पाया है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है इस रिपोर्ट का कि न्यायालय और जेल व्यवस्था के बारे में ये कहता है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक भीड़भाड़ वाली जेलें, उच्च न्यायालयों में 50% से अधिक पद रिक्त हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक भीड़भाड़ वाली जेलें हैं और उच्च न्यायालय में 50% से भी अधिक पद इसमें यहाँ पर रिक्त हैं। दिल्ली जेलों में 91% कैदी विचाराधीन है और न्याय प्रक्रिया की धीमी गति दर्शाता है। तीसरा निष्कर्ष है पुलिसिंग अवसंरचना के बारे में। 17% पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं है, 30% थानों में महिला हेल्प डेस्क नहीं है और 831 नागरिकों पर केवल एक सिविल पुलिसकर्मी है। फोर्थ जो निष्कर्ष निकलता है प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय। वित्तीय स्थिति के बारे में क्या बताता है ये? तो विधिक सहायता पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जो व्यय है 6 रुपए प्रति वर्ष है। जेलों पर व्यय 57 रुपए प्रति व्यक्ति है और आंध्र प्रदेश में प्रति कैदी व्यय जो है 2,67,673 रुपए है। न्यायपालिका पर व्यय है 182 रुपए प्रति व्यक्ति और कोई भी राज्य न्यायपालिका पर 1% से अधिक वार्षिक बजट व्यय नहीं करता है। पुलिस पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय 1,275 रुपए है और ये चारों स्तंभों में सबसे अधिक है। जो ये चारों निष्कर्ष है इनमें सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो प्रोजेक्ट वर्षा है तो इसके अंतर्गत भारत का जो पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस है इसे रामबिल्ली विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत द्वारा प्रोजेक्ट वर्षा, इसके अंतर्गत वर्ष 2026 में पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा चालू करने की योजना है। साथ ही भारत तीसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी जिसका नाम है INS अरिदमन को चालू करने की योजना भी बना रहा है। भारतीय नौसेना इसको कर रही है और ये कहाँ होगा इसका आयोजन? रामबिल्ली जो इसका स्थापना होगा रामबिल्ली विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश से 50 किलोमीटर दक्षिण में। वर्ष 2026 तक पहला परमाणु बेस चालू करने की योजना बन रही है। उद्देश्य क्या है? परमाणु पनडुब्बियों के लिए INS वर्षा नामक अत्याधुनिक बेस बनाना। प्रोजेक्ट वर्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट वर्षा का कि हिंद महासागर क्षेत्र जो IOR है, इंडियन ओशन रीजन है, इसमें भारत की सामरिक व समुद्री क्षमता को बढ़ाना, चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव को संतुलित करना, परमाणु पनडुब्बियों की द्वितीयक हमलावर क्षमता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना और मलक्का जलडमरू मध्य जैसी रणनीतिक बिंदुओं तक तेज पहुंच सुनिश्चित करना। विशेषताएं क्या है? 12 परमाणु पनडुब्बियों को एक साथ पार करने की क्षमता हो, गुप्त सुरंगें और अंडर वाटर बार्ड, उपग्रह व हवाई निगरानी से सुरक्षा और भारत की उन्नत परमाणु अवसंरचना में महत्वपूर्ण भूमिका। INS अरिदमन के बारे में जानते हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी श्रेणी का है। SSBN शिप सबमर्जिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर INS अरिदमन, तो इस श्रेणी का ये है। वजन क्या है इसका? लगभग 7000 टन। इसका निर्माण शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम, इसे बार्क और DRDO के सहयोग से बनाया जा रहा है। बार्क मतलब होता है भाभा
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके सहयोग से आईएनएस अर्धमन का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2025 की सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता बना? सही जवाब है पंजाब। तो पंजाब बना है विजेता। तो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा किया गया और ये टूर्नामेंट मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 2025 की ट्रॉफी जीती है। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान कांस्य पदक प्राप्त किया है। चैंपियनशिप में कुल 30 टीमें थी और 3 डिवीजन में से बांटा गया था। पहली में ए में 12, बी में 10 और सी में 8 टीमें थी। ये पंजाब का 5वां खिताब है। इससे पहले पंजाब ने 2012, 2018, 2021 और 2023 में ये खिताब जीते हैं। 14वीं सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2024 की जो मेजबानी की थी चेन्नई ने और चेन्नई तमिलनाडु ने की थी और जिसे ओडिशा ने जीता था और इस बार जीता है 15वां वाला पंजाब ने। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया जो डे है ये हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है और ये दिवस हीमोफीलिया व अन्य रक्त विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 2025 की थीम रखी गई है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स टू ब्लीड, सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों को भी रक्तस्राव होता है। ये इस बार की थीम रखी गई है। इस दिन की शुरुआत 1989 में की गई थी और ये दिवस फ्रैंक श्रावेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH की स्थापना की थी। हीमोफीलिया क्या है? तो ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है ये। इसमें व्यक्ति के खून में क्लोटिंग फैक्टर में कमी होती है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो मामूली चोट होती है उस पर भी रक्त बहना बंद नहीं होता है। तो जैसे चोट लग गई तो रक्त बहना बंद नहीं होते, इसी को ही क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। तो क्लोटिंग फैक्टर की इसमें कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूषण रामकृष्ण गवई को नियुक्त किया जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है और इन्होंने ये 13 मई 2025 को ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित करने की सिफारिश की है और न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। सी ऑप्शन सही जवाब। तो मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 10, डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच 2.0 का आयोजन अप्रैल 2025 में कहां किया गया? तो जो डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल है जिसका नाम है कलम एंड कवच 2.0, तो इसका आयोजन अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है, न्यू दिल्ली। तो कलम एंड कवच 2.0 डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज
सेंट जोस द्वारा आईडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थात रक्षा मंत्रालय के तहत किया गया है। थीम क्या रखी गई इसकी? तो सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म, रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उत्थान की सुरक्षा इस बार की थीम रखी गई है कलम एंड कवच 2.0 की। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा निर्माण और खरीद सुधारों को बढ़ावा देना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म, सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जिसके अनुरूप यह आयोजन किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से सैन्य क्षमता और तत्परता को बढ़ाने पर इसमें जोर दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 18 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।